खमा घणी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय AI पर। आज का टॉपिक है आमेर का इतिहास, कछवाहा राजवंश और प्रमुख शासक। साथ ही हमारे डेली शॉर्ट्स जरूर देखें जिसमें होते हैं डेली MCQs राजस्थान जीके के लिए। नमस्कार। आज हम आमेर के उस शानदार इतिहास पर बात करेंगे जिसने राजस्थानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास पर भी अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल, और हमारे पास कई स्रोत हैं जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, वंशावलियां, फारसी तवारीख और पुरातात्विक साक्ष्य भी, जो हमें कछवाहा राजवंश और उनके अहम शासकों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, ये स्रोत मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि कैसे एक छोटा सा राज्य धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि आमेर के इस गौरवशाली अतीत की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझा जाए, कैसे ये वंश आगे बढ़ा, कैसे इन्होंने चुनौतियों का सामना किया और कैसे जयपुर जैसे एक आधुनिक शहर की नींव रखी गई। सही कहा। हम देखेंगे कि कछवाहा शासकों ने युद्ध और कूटनीति में कैसे महारत हासिल की और साथ ही कला और संस्कृति को कैसे संरक्षण दिया। उनकी कहानी भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने के दावे से शुरू होती है। अच्छा, ये कुश वाला कनेक्शन दिलचस्प है। हाँ, माना जाता है कि कुशवाहा शब्द वहीं से आया जो बाद में कछवाहा बन गया। तो ये अपनी वंशावली को बहुत प्राचीन और प्रतिष्ठित मानते हैं। तो ये तो हुई वंश की शुरुआत की बात, लेकिन जमीन पर मतलब राजस्थान में इनकी सत्ता कैसे स्थापित हुई? इसके लिए हमें जाना होगा दूल्हे राय के पास। उन्हें कछवाहा वंश का संस्थापक माना जाता है राजस्थान में। उन्होंने 11वीं शताब्दी के आसपास दौसा के इलाके में बड़ गुर्जरों को हराया। दौसा? अच्छा, तो शुरुआत दौसा से हुई, आमेर से नहीं? हाँ बिल्कुल। दौसा पहला महत्वपूर्ण केंद्र बना। दूल्हे राय ने वहां अपनी शक्ति स्थापित की। ये एक तरह से पहली ईंट थी कछवाहा राज्य की। तो दौसा से आमेर तक का सफर कैसे तय हुआ? राजधानी आमेर कब बनी? दूल्हे राय के बाद उनके उत्तराधिकारी आए और फिर एक महत्वपूर्ण शासक हुए काकिल देव। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 1150 ईस्वी के आसपास काकिल देव ने आमेर के मीणा सरदारों को हराया। मीणाओं को? तो उस समय आमेर पर मीणाओं का शासन था? हाँ, उस क्षेत्र में मीणा समुदाय का काफी प्रभाव था और उनके अपने सरदार थे। काकिल देव ने उन्हें युद्ध में पराजित करके आमेर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। तो ये थे काकिल देव जिन्होंने आमेर को कछवाहा शक्ति का केंद्र बनाया। बिल्कुल। दौसा से राजधानी आमेर स्थानांतरित हो गई और फिर यहीं से आमेर का विकास शुरू हुआ, जो आगे चलकर मुगल काल में बहुत तेज हो गया। तो ये शुरुआती दौर था। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने आमेर की किस्मत बदल दी। मेरा इशारा मुगलों के साथ संबंधों की तरफ है। हाँ, और वो कहानी शुरू होती है राजा भारमल से। साल था 1562। ये वो वक्त था जब अकबर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे और राजपूत राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश में थे। तो भारमल ने क्या किया? भारमल एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझा। उन पर स्थानीय झगड़ों और दबावों का भी असर था, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अकबर की अधीनता स्वीकार करने का। अच्छा, अधीनता स्वीकार की, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारमल ने इस संबंध को और मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाया। उन्होंने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। हरकाबाई, जिन्हें इतिहास में अक्सर जोधाबाई भी कहा जाता है, हालांकि उस नाम पर कुछ विवाद भी है। हाँ, उनको बाद में मरियम उस जमाने की उपाधि मिली थी मुगल दरबार में, और ये विवाह बहुत महत्वपूर्ण था। ये राजपूताना में पहला बड़ा मतलब प्रमुख राजवंश का मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था। पहला बड़ा संबंध। इसका क्या असर हुआ आमेर पर? इसका असर बहुत गहरा हुआ। इस विवाह ने आमेर को मुगल दरबार में एक खास और स्थायी जगह दिला दी। भारमल और उनके उत्तराधिकारियों को मुगल सेना में ऊंचे पद मिले और आमेर राज्य को सुरक्षा और समृद्धि मिली। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक और कूटनीतिक चाल थी। मतलब इस एक कदम ने आमेर को राजपूताना के बाकी राज्यों से एक अलग पायदान पर खड़ा कर दिया, कम से कम मुगलों के नजरिए से। बिल्कुल। इससे आमेर का रुतबा बढ़ा और उन्हें मुगल अभियानों में हिस्सा लेने का मौका मिला, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव और भी बढ़ गया। भारमल के बेटे भगवान दास और पोते मानसिंह दोनों अकबर के दरबार में बहुत प्रभावशाली रहे। हाँ, तो अब बात करते हैं राजा मानसिंह प्रथम की। इनका नाम तो बहुत सुना है, अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये। सही कहा। मानसिंह प्रथम कछवाहा वंश के शायद सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं। वो भारमल के पोते और भगवान दास के बेटे थे। अकबर ने उनकी योग्यता को पहचाना और उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया।
नवरत्नों में शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, और सिर्फ नवरत्न ही नहीं, उन्हें 7,000 की मनसबदारी दी गई थी। आपको समझना होगा, उस समय 5,000 की मनसबदारी शहजादों या बहुत ही खास अमीरों को मिलती थी। 7,000 का मनसब तो लगभग शाही परिवार के सदस्यों के बराबर था। 7,000? ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि अकबर कितना भरोसा करते थे मानसिंह पर। हाँ, ये उनके सैन्य कौशल और वफादारी का प्रमाण था। मानसिंह ने अकबर के लिए कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने काबुल, बिहार, बंगाल जैसे दूर दराज के इलाकों में मुगल सत्ता को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। काबुल, बिहार, बंगाल, ये तो बहुत बड़े और मुश्किल अभियान रहे होंगे। बिल्कुल, खासकर काबुल का अभियान, जो उत्तर पश्चिम सीमांत पर था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। वहां उन्होंने अफगान विद्रोहियों को दबाया और मुगल शासन को मजबूत किया। इसी तरह बिहार और बंगाल में भी उन्होंने विद्रोहों का दमन किया और वहां सूबेदार के तौर पर शासन भी किया। अच्छा, सुना है बंगाल से वो कोई खास मूर्ति भी लाए थे आमिर। हाँ, ये बहुत मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि बंगाल अभियान के दौरान उन्होंने जेसोर, वर्तमान बांग्लादेश में, के राजा केदार राय को हराया और वहां से शीला माता की प्रसिद्ध मूर्ति को आमेर लाए। शीला माता, ये वही मूर्ति है जो आज भी आमेर किले के मंदिर में स्थापित है। जी हाँ, वही। आज भी हजारों श्रद्धालु शीला माता के दर्शन करने आमेर जाते हैं। ये मानसिंह की एक सांस्कृतिक देन भी मानी जाती है आमेर को। और एक और बात सुनिए इनके बारे में, आमेर के झंडे को लेकर। हाँ, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि काबुल अभियान में विजय प्राप्त करने के बाद जब मानसिंह लौटे तो आमेर के झंडे का रंग बदल दिया गया। पहले ये सफेद होता था, लेकिन काबुल फतेह के बाद इसे पचरंगा कर दिया गया। पचरंगा, 5 रंगों वाला। हाँ, जिसमें शायद उन 5 कबीलों का प्रतीक था जिन्हें उन्होंने हराया था, या शायद ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा या विभिन्न क्षेत्रों पर विजय का प्रतीक था। ये पचरंगा झंडा आज भी कछवाहा वंश की पहचान है। वाह! तो मानसिंह प्रथम का योगदान सिर्फ सैन्य और राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी था। बिल्कुल, उन्होंने आमेर किले का विस्तार भी करवाया और उसमें कई निर्माण कार्य करवाए। वो कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। मानसिंह प्रथम के बाद कछवाहा वंश में अगला महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? मानसिंह के बाद जो शासक सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुए वो थे मिर्जा राजा जयसिंह। इनका शासनकाल बहुत लंबा रहा, पूरे 46 साल। 46 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, लगभग आधी सदी। और इस दौरान उन्होंने 3 मुगल बादशाहों का दौर देखा और उनकी सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 3 बादशाहों का कार्यकाल देखना और उनके अधीन काम करना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, उनके सैन्य अभियानों और कूटनीतिक समझ से प्रभावित होकर। वो एक बेहतरीन सेनापति और उससे भी बढ़कर एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि क्या मानी जाती है? निसंदेह 1665 की पुरंदर की संधि, ये उनकी कूटनीतिक प्रतिभा का शिखर था। पुरंदर की संधि ये शिवाजी महाराज के साथ हुई थी, है ना? जी हाँ, उस समय शिवाजी महाराज मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। औरंगजेब ने कई सेनापतियों को भेजा लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। तब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। और जयसिंह सफल रहे? हाँ, जयसिंह ने बहुत चतुराई से काम लिया। उन्होंने न सिर्फ सैन्य दबाव बनाया बल्कि शिवाजी महाराज के आसपास के जो स्थानीय सरदार थे उन्हें भी अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया और पुरंदर के किले में संधि करने पर मजबूर कर दिया। इस संधि की शर्तें क्या थीं? शर्तें शिवाजी महाराज के लिए काफी कड़ी थीं। उन्हें अपने जीते हुए कई किले मुगलों को सौंपने पड़े और अपने बेटे शांभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। साथ ही उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और बीजापुर के खिलाफ मुगल अभियान में मदद करने का वादा भी किया। तो ये औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और इसका श्रेय मिर्जा राजा जयसिंह को गया। बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय मानी जाती है। इसने कुछ समय के लिए दक्षिण में मुगल स्थिति को मजबूत कर दिया। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह सिर्फ योद्धा या कूटनीतिज्ञ ही नहीं थे शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनका दरबार विद्वानों और कवियों से भरा रहता था। अच्छा, कोई खास उदाहरण? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कवि बिहारी। उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ही अपनी अमर रचना बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई, हाँ, ये तो हिंदी साहित्य की एक अनमोल कृति है। बिल्कुल, और कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी की काव्य प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि वो उन्हें हर एक दोहे की रचना पर एक सोने की अशर्फी यानी स्वर्ण मुद्रा देते थे। हर दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा, वाह! ये तो दिखाता है कि वो कला का कितना सम्मान करते थे।
हाँ, ये उस समय साहित्य और कला को मिलने वाले राजकीय संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो मिर्जा राजा जयसिंह एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वीर योद्धा, चतुर कूटनीतिज्ञ और कला साहित्य के उदार संरक्षक। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद कौन आए? क्या उनके बाद भी आमिर का प्रभाव बना रहा? मिर्जा राजा जयसिंह के बाद उनके पुत्र राम सिंह प्रथम और फिर बिशन सिंह शासक बने। लेकिन अगला जो बड़ा नाम आता है वो है सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह, इनका नाम तो जयपुर शहर से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्हें सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, कछवाहा वंश के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरदर्शी शासक हुए। सवाई का मतलब होता है सवा, यानी अपने पूर्ववर्ती मिर्जा राजा जयसिंह से भी सवा गुना बेहतर। अच्छा, ये उपाधि औरंगजेब ने दी थी, दिलचस्प है। हाँ, उनकी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से प्रभावित होकर सवाई जयसिंह का शासनकाल भी काफी लंबा रहा और उन्होंने मुगल साम्राज्य के उतार चढ़ाव का एक बड़ा दौर देखा। कहते हैं उन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा। 7 मुगल बादशाह, ये तो और भी ज्यादा है मिर्जा राजा जयसिंह से। इसका मतलब उन्होंने मुगल राजनीति के बहुत से बदलाव देखे होंगे। बिल्कुल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था और उस बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सवाई जयसिंह ने अपनी रियासत को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन तो जयपुर शहर की स्थापना मानी जाती है ना? हाँ, निसंदेह। 1727 में एक नए सुनियोजित शहर की स्थापना करना उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। आमेर पहाड़ियों से घिरा था और बढ़ती आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के लिए छोटा पड़ रहा था। तो उन्होंने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। और इसका नक्शा किसने बनाया था? इसके मुख्य वास्तुकार थे एक बंगाली विद्वान विद्याधर भट्टाचार्य। उन्होंने भारतीय वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र और समकालीन यूरोपियन नगर नियोजन के सिद्धांतों को मिलाकर जयपुर का नक्शा तैयार किया। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह से प्लान्ड सिटी थी? जी हाँ, ग्रिड पैटर्न पर आधारित चौड़ी सड़कें, समकोण पर काटते रास्ते, अलग अलग व्यवसायों के लिए बाजार, पानी की व्यवस्था, ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक सोच थी। कमाल है, जयपुर आज भी अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, लेकिन सवाई जयसिंह की दिलचस्पी सिर्फ नगर नियोजन तक ही सीमित नहीं थी। वो खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि रखते थे। हाँ, जंतर मंतर। सही पहचाना। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई, जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। 5 वेधशालाएं क्यों बनवाई उन्होंने ये? वो उस समय उपलब्ध खगोलीय तालिकाओं जिज में सुधार करना चाहते थे। उनका मानना था कि सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए बड़े और स्थिर उपकरणों की जरूरत है। तो उन्होंने पत्थर और चूने के विशाल यंत्र बनवाए, जिनसे ग्रहों की गति, समय और ग्रहणों का सटीक अध्ययन किया जा सके। जयपुर का जंतर मंतर तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जी हाँ, ये उनकी वैज्ञानिक सोच और खगोल विज्ञान में उनके योगदान का प्रमाण है। वो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक विद्वान और वैज्ञानिक भी थे। और सुना है उन्होंने कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए थे। हाँ, सवाई जयसिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जो चक्रवर्ती सम्राट अपनी सार्वभौमिकता साबित करने के लिए करते थे। मध्यकाल में ऐसा यज्ञ करवाना एक बहुत बड़ी बात थी। अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया शायद। हाँ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कुछ प्रयास किए। सामाजिक सुधार जैसे कि? उन्होंने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की और विधवा विवाह पर लगे कुछ प्रतिबंधों को कम करने का प्रयास किया। ये उस समय के रूढ़िवादी समाज में बहुत प्रगतिशाली कदम थे। हालांकि उन्हें इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो सवाई जयसिंह एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। एक कुशल प्रशासक, एक नगर नियोजक, एक खगोल शास्त्री और एक समाज सुधारक। बिल्कुल, उनका काल आमेर और जयपुर के इतिहास का एक स्वर्ण युग माना जा सकता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, महान शासकों के बाद उत्तराधिकार को लेकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या सवाई जयसिंह के बाद भी ऐसा हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच उत्तराधिकार के लिए एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष छिड़ गया। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, तो इनमें बड़ा कौन था? ईश्वरी सिंह बड़े बेटे थे और सवाई जयसिंह के बाद गद्दी पर बैठे। लेकिन माधो सिंह, जो मेवाड़ की राजकुमारी से जन्मे थे, ने उनके दावे को चुनौती दी।
मेवाड़ ने भी माधो सिंह का पक्ष लिया। तो इसका नतीजा युद्ध हुआ? हाँ, कई युद्ध हुए। इनमें दो प्रमुख थे, 1747 में राजमहल का युद्ध और 1748 में बगरू का युद्ध। इनमें कौन जीता? राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। इस जीत की खुशी में ही उन्होंने जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के पास एक ऊंची मीनार बनवाई, जिसे ईसरलाट या सरगासुली कहते हैं। अच्छा, वो मीनार जीत की याद में बनी थी। हाँ, लेकिन बगरू के युद्ध का नतीजा मिला जुला रहा और उसमें मराठों का दखल भी बढ़ गया। माधो सिंह ने मराठों और कोटा की सेना की मदद ली थी। मराठों का दखल, ये तो आगे चलकर और बढ़ने वाला था, है ना? बिल्कुल। इस उत्तराधिकार संघर्ष ने मराठों को जयपुर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सुनहरा मौका दे दिया। मल्हार राव होलकर जैसे मराठा सरदार अब जयपुर से भारी मुआवजा मांगने लगे। तो ईश्वरी सिंह का क्या हुआ? ईश्वरी सिंह पर मराठों का दबाव बढ़ता गया। वो उनसे लगातार पैसे की मांग कर रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1750 में मराठा सेना के जयपुर पहुंचने पर ईश्वरी सिंह ने हताशा में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? ये तो बहुत दुखद अंत हुआ। हाँ, ये घटना उस समय मराठा शक्ति के चरम उत्कर्ष और राजपूत रियासतों की अंदरूनी कला और कमजोर होती स्थिति को दर्शाती है। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद माधो सिंह प्रथम गद्दी पर बैठे। तो माधो सिंह ने स्थिति संभाली? माधो सिंह ने शासन संभाला, लेकिन उन्हें भी मराठों को भारी रकम चुकानी पड़ी। उन्होंने सवाई माधोपुर शहर बसाया और कुछ हद तक राज्य को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन वो उत्तराधिकार युद्ध का असर लंबे समय तक रहा। ये दौर तो काफी उथल-पुथल भरा रहा जयपुर के लिए। इसके बाद कौन से शासक महत्वपूर्ण रहे? माधो सिंह के बाद पृथ्वी सिंह और फिर प्रताप सिंह आए, जिन्होंने हवा महल बनवाया। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी यानी अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा था? बिल्कुल। और इस दौर में जो शासक सबसे ज्यादा चर्चित रहे वो थे महाराजा राम सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1835 से 1880 तक रहा। राम सिंह द्वितीय, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इनके शासनकाल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय घटना थी 1857 की क्रांति। अब अच्छा, 1857 का विद्रोह। तो राम सिंह द्वितीय ने इसमें क्या भूमिका निभाई? राम सिंह द्वितीय ने इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को शरण दी और अपनी सेना भी अंग्रेजों की मदद के लिए भेजी। उन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? ज्यादातर रियासतें या तो तटस्थ रहीं या विद्रोहियों के साथ थीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें अंग्रेजों की शक्ति का अंदाजा था, या वो अपनी रियासत को विद्रोह की उथल-पुथल से बचाना चाहते थे। जयपुर और अंग्रेजों के बीच पहले से संधि भी थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाने का फैसला किया। इसका उन्हें कुछ इनाम भी मिला होगा। हाँ, अंग्रेज उनकी मदद से बहुत खुश हुए। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सितारे हिंद, स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया। सितारे हिंद, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान था? जी हाँ। इसके अलावा उन्हें कोटपुतली का परगना यानी एक पूरा प्रशासनिक क्षेत्र भी इनाम में दिया गया, जिससे जयपुर राज्य की आय और क्षेत्र दोनों में वृद्धि हुई। तो अंग्रेजों के साथ उनके संबंध काफी अच्छे रहे। बिल्कुल। लेकिन राम सिंह द्वितीय का महत्व सिर्फ 1857 की क्रांति तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने जयपुर के आधुनिकीकरण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आधुनिकीकरण किस तरह का? उन्होंने जयपुर शहर को एक नया रूप दिया। सबसे मशहूर काम तो है जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाना। हाँ, पिंक सिटी, ये उन्हीं के समय हुआ था। क्यों करवाया था उन्होंने ऐसा? 1876 में वेल्स के राजकुमार, जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने, भारत आने वाले थे। उनके स्वागत की तैयारियों के तहत पूरे शहर को टेराकोटा गुलाबी रंग से पुतवाया गया, जो मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है। और ये रंग तब से जयपुर की पहचान बन गया। अच्छा, तो ये वजह थी। और क्या क्या निर्माण करवाए उन्होंने? उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थानों और इमारतों की नींव रखी, जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो इंडो सार्सेनिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। उसकी नींव उन्हीं के समय रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल, हाँ, वो बहुत खूबसूरत इमारत है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा पर भी ध्यान दिया। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जो आज भी राजस्थान के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने एक स्कूल खोला, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। शिक्षा पर जोर देना, ये तो वाकई दूरदर्शिता थी। हाँ, और उन्होंने जयपुर में रामनिवास बाग बनवाया, जो एक बड़ा सार्वजनिक उद्यान है। फोटोग्राफी में भी उनकी गहरी रुचि थी और उन्हें फोटोग्राफर महाराजा भी कहा जाता है। अच्छा, फोटोग्राफर महाराजा? जी। उन्होंने काफी तस्वीरें खींची और जयपुर में एक फोटो स्टूडियो भी स्थापित करवाया। और एक और कला को उन्होंने पुनर्जीवित किया,
वो है ब्लू पोट्री। ब्लू पॉटरी, जयपुर की मशहूर नीली मिट्टी के बर्तन। हाँ, ये कला मुगल काल में आई थी, लेकिन बीच में लगभग खत्म हो गई थी। राम सिंह द्वितीय ने दिल्ली और लाहौर से कुशल कारीगरों को बुलाया और इस कला को फिर से जयपुर में स्थापित किया और इसे बहुत बढ़ावा दिया। आज ब्लू पोट्री जयपुर की पहचान का एक अहम हिस्सा है। वाह, तो राम सिंह द्वितीय का योगदान तो बहुत व्यापक था। राजनीति, शहर का सौंदर्यकरण, शिक्षा, कला। बिल्कुल, उन्होंने जयपुर को आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ाया और उसकी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजा। वो एक सुधारवादी और कला प्रेमी शासक थे। तो हमने कछवाहा वंश के कुछ प्रमुख शासकों की बात की। दुल्हे राय से लेकर राम सिंह द्वितीय तक हर किसी का अपना एक खास योगदान रहा आमेर और फिर जयपुर के इतिहास में। सही कहा। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे एक वंश ने समय के साथ खुद को ढाला, चाहे वो मुगलों के साथ गठबंधन हो या फिर अंग्रेजों के साथ संबंध। उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक और सैन्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, बल्कि कला, वास्तुकला, नगर नियोजन और यहाँ तक कि विज्ञान में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो संक्षेप में अगर देखें तो आमेर का इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बदलती हुई निष्ठाओं, अलग अलग संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान, मुश्किल हालात में भी टिके रहने की क्षमता और एक स्थायी विरासत बनाने की कहानी है। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे एक राजवंश इतने लंबे समय तक भारी और अक्सर ज्यादा शक्तिशाली ताकतों, पहले मुगलों और फिर बाद में अंग्रेजों के साथ अपने रिश्तों में एक संतुलन साधते हुए अपनी खास पहचान और अपना प्रभाव बनाए रखने में कामयाब रहा। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। उनकी रणनीतियां क्या थी, उनकी कूटनीति कैसे काम करती थी, ये शायद आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी सफलता के पीछे क्या कारण थे? क्या वो उनकी अनुकूलन क्षमता थी या उनकी दूरदर्शिता या फिर सही समय पर सही गठबंधन करने की कला? ये सवाल आगे की खोज और विचार विमर्श के लिए एक अच्छा बिंदु है। जरूर। तो आज हमने आमेर के कछवाहा शासकों के गौरवशाली इतिहास की कुछ झलकियां देखी। हाँ, एक ऐसी कहानी जो वीरता, कूटनीति, कला और निर्माण का एक अनूठा संगम है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज के एमसीक्यूज के लिए हमारे YouTube शॉर्ट्स जरूर देखें। धन्यवाद।